चैप्टर के अंदर मैं आपको ग्राफ्स के बारे में स्टडी कराने वाला हूँ। बच्चों ग्राफ की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को कि भाई ग्राफ पहचानना आना चाहिए, आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ग्राफ को रीड करने के बाद ग्राफ की पिक्चर बनानी आनी चाहिए, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी ऑफ ग्राफ। देन उसके बाद एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जाना भी आपको आना चाहिए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सारी बातों को सीखेंगे और मैं आपको इस बात की तो पक्का श्योर बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ सीख जाओगे अगर आप पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करने वाला हूँ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में काफ़ी सारे ग्राफ बनते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक चार्ट तैयार करता हूँ, उस चार्ट की सहायता से आपको इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात जो आपको जान लेनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन को पहले तो सबसे पहले मैं एक जनरल फॉर्म बताऊं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, मतलब ऐसे, और प्लस माइनस साइन यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, कहीं यहाँ प्लस है माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, कुछ भी, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस का ग्राफ है। c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, कहाँ पर कर रहा है, तो इंटरसेप्शन, ये इंटरसेप्शन होगा इसका। और m एक स्पेशल टर्म है जो काफी जगह यूज करी जाती है, इसको बोला जाएगा स्लोप। क्या बोला जाएगा इसको, स्लोप। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो अकेला है वो है हमारे पास इंटरसेप्शन, जिसके साथ कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x है इसके साथ, तो ये होगा अपना स्लोप। क्लियर है क्या, चलिए आगे बताता हूं। अब यहां पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए, और स्ट्रेट लाइन कर्व में ड्रॉ करता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब उसमें होगा क्या, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाता हूं, तो इस ग्राफ में अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y की वैल्यू c के बराबर आ रही है, मतलब प्लस c के बराबर आ रही है। मतलब अगर x 0 है तो y 0 नहीं है उस टाइम पे। ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट हो गया, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसका इंटरसेप्शन हो रहा है और ये कितना है हमारे पास, प्लस सी के बराबर है, और इसकी कोई वैल्यू आपको गिवन होगी, कौन सी एक्सिस पे, ये y, और ये कौन सा है हमारे पास, x। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो किसी भी पॉइंट का स्लोप आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा हूँ और इसका एंगल मेजर करेंगे, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पर, इस एंगल को बोलते हैं इसका स्लोप। और जो स्लोप होगा वो बच्चों याद रखो किसके बराबर होगा, स्लोप बराबर हो जाएगा टेन थीटा। स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और यहां पर भी दो बातें याद रखनी है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो आप लिखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है, अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो आप लिखेंगे स्लोप नेगेटिव है। लेकिन नापना किधर है एंगल, हमेशा इस तरफ नापेंगे आप लोग। कहां से नापेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। चलो आपसे अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का स्लोप बताओ, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचनी है और ये एंगल मेजर करना है। मान लो मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट का स्लोप लिखो, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और ये वाला एंगल मेजर करेंगे। स्ट्रेट लाइन में खासियत क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की खासियत ये होती है बच्चों, किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालते हैं, मतलब टेन थीटा निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम आती है। ये खासियत है स्ट्रेट लाइन की, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको मैंने समझाया। चलिए एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर एक सुंदर सा चार्ट बनाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहो तो इस पूरे को एक साथ बना सकते हैं, नहीं तो अलग अलग बना के भी लिख सकते हैं। हालांकि स्ट्रेट लाइन में आपको आराम से समझ में आ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिन से पास हो रही है पहली इक्वेशन, एक ये लाइन है दूसरी, एक ये लाइन है तीसरी। मान लो ये तीन लाइन है मेरे पास, फिर एक यहाँ से पास करा देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ से पास करा देता हूँ, एक सुंदर सा तांत्रिक वाला एक वो बना दिया भाई चित्र, है ना। अब इस चित्र में मेरे पास इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, है ना, इसको बोलता हूँ मैं 4, ये 5 एंड ये 6। हर एक की इक्वेशन लिख कर देखते हैं बच्चों, और बड़े ध्यान से देखना है, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। ये पहला लाइन देखो, पहली लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, मतलब इंटरसेप्शन ओरिजिन पे है। अब मान लो मैं इसको यहाँ पर एक ही जगह टेंजेंट लेके दिखाऊंगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इस एंगल को देखो, बताओ लेस देन 90 की मोर देन 90, लेस देन 90। अगर लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव है, तो लिखा जाएगा y बराबर mx, y बराबर कितना, mx। ठीक है, इस वाले के लिए लिखते हैं दूसरे के लिए,
बताओ सबसे पहली बात तो y बराबर, अगर मैं इसकी किसी भी पॉइंट पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन घेरूं और इसको एंगल को देखूं तो बताओ कैसा है, लेस देन 90 है, मतलब स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। तो y बराबर कितना लिखा गया, mx, और इंटरसेप्शन कहां पर हो रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्शन देखना है आपको, ये वाला। तो कैसा इंटरसेप्शन है, पॉजिटिव, तो प्लस c लिख लिया यहाँ पर। चलो इस वाले के लिए देखो, बताओ थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए किसी भी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखो और इस एंगल को देखो, बताओ लेस देन 90 की मोर देन 90, तो लेस देन 90 अगेन स्लोप पॉजिटिव होगा और y बराबर कितना, mx, इंटरसेप्शन देखो y एक्सिस पे, तो यहां पर हो रहा है किधर, नीचे की तरफ, तो लिखा जाएगा -c। तो ये जो तीनों लाइन मैंने आपको जो दिखाई है, ये तीनों लाइन, पहली दूसरी तीसरी, ये जो लाइन है, इन सब का स्लोप पॉजिटिव है, बिकॉज इनका एंगल सबका लेस देन 90 डिग्री है। बड़े ध्यान से आपको देखना है और समझ में आ रहा होगा। चलो ये वाली ग्राफ लाइन की बात करो, कहाँ से पास हो रही है, ये ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ऐसे और इस एंगल को देखो, बताओ कितना है, मोर देन 90, मतलब स्लोप नेगेटिव एंड पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो लिखा जाएगा y बराबर -mx, y बराबर कितना, -mx। चलो इसमें बताओ y बराबर, स्लोप बताओ पहले, स्लोप कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी होती है, फिर यहाँ पर ये एंगल देखो नेगेटिव है तो लिखा जाएगा -mx। इंटरसेप्शन देखो y एक्सिस पे, इस वाली का y एक्सिस पे इंटरसेप्शन कैसा है, इसका पॉजिटिव है, तो कैसे लिखा जाएगा, +c, y इक्वल टू -x + c। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, तो फोर्थ वाले के लिए लिखा जाएगा y बराबर, स्लोप चेक करो, बताओ मोर देन कितना है, 90, तो -mx, और इंटरसेप्शन देखो y एक्सिस पे यहाँ पर है नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा, -c। ये 6 ग्राफ हमारे पास कुल मिला के हो गए, और इन 6 ग्राफ की आप लोगों को मैंने क्या करा है, कैसे इसका स्लोप देखना है, कैसे आपको इंटरसेप्शन लिखना है, कैसे इनकी इक्वेशन लिखी जाएगी, ये सारा आपको याद रखना है बच्चों। तो ये ग्राफ का एक पार्ट आपका क्लियर होता है। यहाँ पर कुछ जो हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर देखो, अभी आप बेसिक से चलेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको, काइनेमेटिक्स के ग्राफ तो मैं बनवा ही दूंगा, अगर मैं वहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ तो वो भी आपको समझ में आता है, लेकिन ये पूरा बेसिक जो नॉलेज है ना वो भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, है ना, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। इसको लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कैसा, मान लीजिए मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही नाम दे देता हूँ इसका, मैंने लिखा v इक्वल टू 80, v इक्वल टू कितना, 80। अब मेरे को पूछा जाए अगर v और t का ग्राफ प्लॉट करो, अभी हम बिल्कुल समझ जाएंगे धीरे धीरे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, बस एक बार आपको ये लिखना आ जाए। बच्चों v और t का ग्राफ प्लॉट करना है, अब सबसे पहले क्या देखना है, जिनका ग्राफ प्लॉट करना है उसकी मैक्सिमम पावर, इसकी भी 1 है और इसकी भी पावर 1 है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो लाइन बनने वाला है, जो कर्व बनने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। बताओ ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इंटरसेप्शन है नहीं है, मतलब ओरिजिन से, लाइक ऐसे, है ना। अब अगर मैं इसका स्लोप बोलूँ तो स्लोप किसके बराबर हो गया, इसके अकॉर्डिंग tan थीटा बराबर a, स्लोप किसके बराबर हो गया, a के बराबर, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा ये m के बराबर हो जाएगा, मतलब a है यहाँ पर, ठीक है। एक बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा और कहाँ देखा है आपने, जैसे याद करो हम लोग पहले पढ़ते थे p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूँ p और v का कर्व ड्रॉ कर दो, चलो तो बताओ p की पावर मैक्सिमम कितना है 1, v की पावर भी मैक्सिमम कितना है 1, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो ऐसे करके एंगल ये वाला आपका पॉजिटिव स्लोप, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर m के बराबर हो जाएगा। चलो और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बोलता हूँ आपको v बराबर -80, चलो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, v बराबर कितना, -80, तो v बराबर -80 में अब इसकी मैक्सिमम पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अगर यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो उसको समझने के लिए आप देखो बड़े ध्यान से। इस बार ये जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे बनने वाला है। अब ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना है, ओरिजिन से पास होना है विद नेगेटिव स्लोप। तो देखो जरा, अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बच्चों टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहीं पर पॉसिबल है। चेक करके दिखाऊं, स्लोप किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन मारो
और ऐसे ही एंगल देखो, कितना है, लेस देन 90 की मोर देन 90, मोर देन 90। अगर मोर देन 90 है इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, जैसा कि हमें ऊपर दिख रहा है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसे ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, मान लो 3 हो गए क्वेश्चन, चौथा कर लेते हैं इसको, फोर्थ। मान लो y बराबर 3x प्लस में 2, y बराबर 3x प्लस में कितना, 2। तो अब क्या करना है, तो आप भले बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हमारा जो यहाँ पर देखो y बराबर 3x प्लस 2, तो ये स्लोप हुआ, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्शन भी कैसा है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्शन भी पॉजिटिव है और स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, तो देखो जरा, ये y है, ये x है, वो आपको पता है ना वैल्यू रखने वाला, वो जो हमने आप लोगों ने उसमें सीखा हुआ है मैथमेटिक्स में, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। और देखो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप होगा इसका 3, इंटरसेप्शन कितना है इसका, ये 2। इंटरसेप्शन कितना है, 2। कैसा 2, प्लस का 2। अगर यहाँ -2 होता तो सिचुएशन अलग हो जाती है ना। तो ग्राफ आप बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना। जिनके पास मैथमेटिक्स थी 12th में उनको तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और जिनके पास नहीं थी वो आज सीख जाएंगे। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पैराबोला ग्राफ, कौन सा ग्राफ, पैराबोला ग्राफ। तो सबसे पहले तो कंफर्मेशन लेते हैं पैराबोला ग्राफ में क्या होगा। तो पैराबोला ग्राफ में जैसे मैं लिखूं y² बराबर कितना, मान लो kx, k कोई कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट 4a के बराबर होता है। वो आपको कहाँ पता चल जाएगा, मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसके ऊपर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। बस आपको सीखना क्या है, रियलिटी में ग्राफ को, पैराबोला ग्राफ को पहचानना और उसको ऑब्जर्व करना है अभी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स वाले कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोगों को, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, जितनी चाहिए वो मैं आपको सिखा के रहूँगा यहाँ पर। तो y² बराबर कितना, kx, या फिर और कैसे लिखा जा सकता है, x² बराबर कितना, ky, ठीक है। अब कौन सा कैसे बनेगा, और भी लिखा जा सकता है माइनस लगा के, मैं उसको सबको क्लियर कराऊंगा आपको। अच्छा यहाँ बताओ y की पावर मैक्सिमम कितना है, 2, और x की कितना है, 1। यहाँ पर x की पावर कितना है, मैक्सिमम 2, यहाँ पर कितनी है, 1। मतलब अगर x या y में से एक की मैक्सिमम पावर 2 है, x या y में से एक की मैक्सिमम पावर 2 है, तब वो पैराबोला ग्राफ होगा। और पैराबोला ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। और वो कैसे पहचाना जाएगा, कैसे उसकी इक्वेशन लिखनी है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर 4 ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। एक्स और वाई जनरल टर्म होते हैं तो इसलिए मैं जनरल ग्राफ बना रहा हूँ। अभी मैं टाइम के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, पोजीशन ग्राफ नहीं बना रहा। अभी आपको यहाँ से केवल सीखना है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे होती है ना, और वही सीख जाओगे आप आज। एक्स वाई, और भाई साहब ये भी कितना हो गया हमारे पास, एक्स और वाई। तो मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अब देखो ये ऐसे और ऐसे करके सिमेट्रिकल यहाँ पर होगा। इसी तरह से मैं एक ग्राफ यहाँ भी बना सकता हूँ, सिमेट्रिकल होगा। एक ग्राफ मैं ऐसे बना सकता हूँ, सीधा कटोरा, और एक मैं बना सकता हूँ उल्टा कटोरा, ये ऐसे यहाँ से टच करते हुए ना। अभी केवल आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। सबसे पहला क्या देखना है, अगर पैराबोला है तो मैक्सिमम पावर x या y में से किसी एक की 2 होनी चाहिए, दोनों की नहीं, किसी एक की। x की पावर 2 है तो y की 1, y की पावर 2 है तो x की 1, ऐसे चलेगा। अब एक बात, अब यहाँ पर जो भी ग्राफ दिखता है वो आपको दिखता है बच्चों सिमेट्रिकल ग्राफ। अब सिमेट्रिकल ग्राफ से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँ तो ये नीचे वाली ऊपर वाले की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँ तो नीचे वाली ऊपर वाले की मिरर इमेज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रखता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रखता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ। अब यहाँ पर अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये भी आपको पहचानना है। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। कौन से एक्सिस के, प्लस एक्स वाली के। तो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, आप मेरी बात को नोट करें और लिखें नोट करके कि ग्राफ जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा उसकी पावर 1 होगी। क्या याद रखना है, ग्राफ जिसके सिमेट्रिकल होगा उसकी पावर 1 होगी। इतना लिखने के बाद अब इसकी इक्वेशन लिखाता हूं मैं आपको। अब ये किसके सिमेट्रिकल है, प्लस एक्स के, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y², मतलब इस कर्व की
वाई स्क्वायर बराबर कितना के एक्स, वाई स्क्वायर बराबर कितना के एक्स। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया वाई स्क्वायर बराबर कितना के एक्स। तो अब अगर मैं इसको और देखता हूं यहां पर इस वाले में बताओ किसके सिमेट्रिक है, इसके नेगेटिव एक्स के। अगर ये नेगेटिव एक्स के सिमेट्रिक है तो आप कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स, माइनस एक्स आ गया यहां पर, ये माइनस एक्स। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आगे देखते हैं जरा इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में बताओ किसके सिमेट्रिकल है, वाई के सिमेट्रिकल है। कैसा, वाई प्लस का वाई, तो लिखा जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का के और ये कितना वाई। किसके सिमेट्रिकल है, प्लस वाई के, तो प्लस वाई की पावर कितना रखना है, 1 रखना है, ऐसे ऑब्जर्व करना है। अब ये बताओ किसके सिमेट्रिक है, इस वाले के। कौन सा है, माइनस वाई है, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के वाई, माइनस वाई आ गया सिमेट्रिक यहाँ पर। तो देखो ये चारों ग्राफ से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि पैराबोला ग्राफ पहचानना कैसे है, एक्स या वाई की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और अगर x की पावर 2 है तो y की कितनी होगी 1, अगर y की पावर 2 है तो x की पावर कितनी होगी 1। चलो एक बात क्लियर है। दूसरा, अब ये जिसके सिमेट्रिक होगा उसकी पावर 1 होगी, जिसके सिमेट्रिक होगा उसकी पावर 1 होगी, जिसके सिमेट्रिक होगा उसकी पावर 1 होगी। यहाँ पर किसकी माइनस वाई के सिमेट्रिक है तो y की पावर 1 हो गई यहाँ पर। इस ग्राफ को आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अभी, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं। इनका जो ओरिजिन है उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं जिसको, उसको भी समझाता हूं जो पैराबोला में काम आने वाला है आपके। तो इसको लिखें जरा। चलिए बच्चों, सबसे पहले अब मैं आपको यहां पर जो बताने वाला हूं बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। और देखो, जैसे मैं आपसे अगर बोलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर हाफ एम वी स्क्वायर है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, ये v है और यहाँ पर ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, अब मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, बहुत आराम से समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर 1 है, देखो ये तो यहाँ पर हो गया कांस्टेंट में आ जाएगा टर्म, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसके ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर 1 किसकी पावर है, काइनेटिक एनर्जी की, तो ग्राफ ऐसे सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो किसकी पावर 1 है, 1 काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ किसके सिमेट्रिक बनेगा, काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा ग्राफ और क्लियरिटी देगा आपको। मान लो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपने बनाया कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यू बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कैसे बनाना है भाई, देखो जरूरी तो है नहीं ना कि मैं यहाँ पर यू एक्स कैसे भी ले सकता हूँ। तो आपको पता है यहाँ मान लो मैंने u ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया x। अब कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इसी को अगर मैं u और x का ग्राफ बनाता तो कैसे प्लॉट करते, वो सब आपको आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर इसी को आपको बोलूँ कि भाई x तो तुम यहाँ ले लो लेकिन u यहाँ पर ले लो, तो ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कितनी पावर 1 है, u की पावर कितनी है 1, और कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ किधर बनेगा, माइनस यू के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। फिर मेरी बात बड़े ध्यान से सुने, यहां पर जो u है, u की पावर कितना है 1, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके अबाउट सिमेट्रिक होगा उसकी पावर 1 होगी, तो इसकी पावर 1 है और कैसा 1, नेगेटिव 1। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस, है ना? ठीक है। अब अच्छा यहां पर बताओ, अगर मैं इसी ग्राफ को इसके लिए प्लॉट करता हूं तो आपको पता है u कैसा चाहिए हमें, नेगेटिव। u कैसा चाहिए हमें, नेगेटिव। तो सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी क्या, u नेगेटिव मतलब यहां बनेगा ना, ऐसे बनेगा u नेगेटिव, u की पावर 1 है और कैसा, नेगेटिव में, तो ग्राफ इधर बनेगा ऐसे करके, नेगेटिव u के, ये नेगेटिव u हो गया आपका। अच्छा अब यहां पर बनाया अगर u और x का, तो u की पावर कितनी है मेरे पास 1, और कैसा 1, नेगेटिव में आएगा, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका। सिमेट्री होगी अबाउट किसके, माइनस u के, यहां पर भी सिमेट्री अबाउट किसके, माइनस u के। तो ग्राफ आपको कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, तो सिमेट्री वाले आपको ऐसे करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ओरिजिन शिफ्टिंग वाले करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। मान लो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसका मैं एक्स टी ग्राफ पूछूं आपसे कि भाई ड्रॉ एक्स टी ग्राफ। बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स टी ग्राफ
अगर इसका एक्स टी ग्राफ पूछता हूँ तो आपके मन में आ रहा होगा यार सर यहाँ तो मैक्सिमम पावर 2 है टी की, यहाँ पर कितना है इसकी पावर 1 है, लेकिन ये भी तो कुछ है यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या देखना है, x और t का ग्राफ देखना है तो आपको x की पावर देखनी है और t की पावर मैक्सिमम वाली देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है। आपको कौन सी देखनी है, मैक्सिमम पावर 2 देखनी है। तो मैक्सिमम पावर 2 है t की, बिल्कुल है। x की पावर 1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब पैराबोला बनेगा। लेकिन ये पैराबोला कुछ ऐसा वाला तो नहीं होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कुछ अलग होने वाला है। तो ऐसे ग्राफ बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, आप उसको बड़े ध्यान से समझे और आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ मैं समझा दूं पहले आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये सोच के देखो, ये वाला जो पार्ट है यूटी वाला पार्ट, ऐसा इमेजिन कर लो कि ये यूटी वाला पार्ट नहीं है। अगर ये यूटी वाला पार्ट नहीं है, ऐसा इमेजिन करता हूं मैं, तो यहां पर ये टी और यहां पर ये एक्स, ऐसा इमेजिन कर लेना है। ये वाला पार्ट नहीं, इस वाले पार्ट को जिसकी पावर 1 है सेम फंक्शन में, इसको अगर मैं मान लूं कि ये पार्ट नहीं है, तो अब बताओ ये बचा कितना, x बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स की पावर कितना है 1, कैसा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर ये 1 है, x की पावर कैसी देखनी है, इसकी पावर 1 है। अगर x की पावर 1 है और यहाँ पर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो x के सिमेट्रिक बनेगा। मतलब कुछ ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये रियलिटी में तब बनता है जब x बराबर कितना होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर यू टी भी है। तो अब इसके ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं इसीलिए। अब आपको इस x को 0 कर देना है, ये x, ये जो x है 0 कर दो। x को 0 करो तो कितना हो जाएगा बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर 0। t कॉमन लो यहाँ पर, तो t कॉमन आ जाएगा, तो u प्लस ए टी बाई 2 बराबर 0। तो t कितना आ गया, एक बार 0 और एक बार t कितना आ जाएगा, -2u बाई ए। तो यहाँ पर t की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, ऐसे करके लिख लेंगे अब हम। तो यहाँ पर ये कितना है, t है, और ये कौन है यहाँ पर, x। तो t की 2 वैल्यू हो गई, एक तो यहाँ पर होगी और एक कहाँ पर होगी, -2u बाई यहाँ पर, है ना। अब ग्राफ कैसा बनेगा, इसी के सिमेट्रिक बनाऊंगा, ऐसे करके, ये रहा, ये आपका ग्राफ बनेगा। रियलिटी में इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ बनेगा, है ना। अब सुनो मेरी बात दोबारा से, ये ग्राफ नहीं है इसका, बस केवल समझने के लिए इसको बनाया गया, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, कैसे बनाया मैंने वो समझा दूं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैक्सिमम पावर चेक करनी है। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, टी की 2 है और एक्स की कितनी है 1। इसका मतलब पैराबोला है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है कि पैराबोला है, क्या ओरिजिन से पास होने वाला है, नहीं, कुछ फैक्टर यहाँ पर भी है। तो उसके लिए क्या तरीका करना है, पहले इसको मान लेना है कि ये नहीं है, तो x बराबर आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब x की पावर 1 है तो x के सिमेट्रिक लेना है, और यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस x में लेना है। इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनता। लेकिन इसके होने की वजह से इसका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। उसको कैसे करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर x कितना रख लें, 0। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लें, उसकी वैल्यूज 2 आएंगी, उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करें और ग्राफ ड्रॉ कर दें। क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाऊं, ये वाला पार्ट नोट करें आप पहले। तो बच्चों बिल्कुल देखो, ये जैसा ग्राफ है, एक ग्राफ और बनाते हैं इसी के साथ, x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो अब बताओ, क्या ये पैराबोला ग्राफ है, बिल्कुल पैराबोला ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ बनाना है मेरे को, इसका कौन सा ग्राफ बनाना है, एक्स टी ग्राफ। तो पैराबोलिक होगा, टी की मैक्सिमम पावर कितना है 2 और एक्स की पावर कितना है 1। अब कैसे बनेगा, अगर ये वाला पार्ट ना होता, अगर ये वाला पार्ट ना होता तो ये ग्राफ कुछ बहुत आसान होता। अगर ये पार्ट ना होता तो ये ग्राफ बहुत आसान होता। और कैसे बनाया जाता वो ग्राफ, वो भी आपको पता है कि भाई 1 पावर किसकी है, x की। तो ग्राफ x के सिमेट्रिक होगा, लेकिन कैसा x है यहाँ पर, इसको भी देखना पड़ेगा ना, साइन को, नेगेटिव x। इसका मतलब अगर मैं xt ग्राफ बनाता इसका, तो वो xt ग्राफ कुछ ऐसे बनता। लेकिन रियलिटी में ये ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट है इसका, ओरिजिन यहाँ पर नहीं है। तो ओरिजिन शिफ्ट कैसे पता चला, क्योंकि ये फैक्टर भी है यहाँ पर। तो अब क्या करोगे, इस x को 0 करो, x को कितना करो 0, और इसमें से t कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, t कॉमन आगे u माइनस ए टी बाई 2 बराबर 0। कॉमन ले लो इसमें से x को 0 मान के, t बराबर 0 और t बराबर 2u बाई ए। अब क्या करना है, अब इसको ग्राफ प्लॉट कर लो, ऐसे करके हो गया काम, है ना। बहुत आसान है, आप आराम से सीख जाओगे, प्रैक्टिस करो। चलो, एक तो t कितना हो गया यहाँ पर 0, और एक t कहाँ पर होगा 2u बाई ए, मतलब यहाँ पर।
और ग्राफ कैसा बनेगा, कौन सी में, इधर नीचे की तरफ, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे करके इस बार, ये वाला, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं उल्टा बना दोगे गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा ये 2u/a। तो अब क्या याद रखना है, अब अगर मैं एक जनरल टर्म में बोलूं जो जैसा आप लोगों को रटाया गया होगा या जो आपने रट रखा है कि x = ut प्लस ये आता है अगर पार्ट, मतलब t² वाले पार्ट के आगे अगर प्लस का साइन आता है, अगर प्लस का साइन आता है तो चेहरा कैसा बनेगा, हंसता हुआ। और अगर यहां पर t² वाले के सामने नेगेटिव साइन आता है तो चेहरा कैसा बनेगा, रोता हुआ। ऐसे करके भी समटाइम्स इसको याद करा दिया जाता है टीचरों के द्वारा, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि अपना मेन मकसद है इसको सीखना। अब देखो यहाँ पर t² के आगे कैसा है प्लस, तो चेहरा कैसा, हंसता हुआ। अगर यहाँ पर t² के आगे देखें कैसा है माइनस, तो चेहरा कैसा बनाना है, रोता हुआ। तो आपको मैंने दो तरह के पैराबोला के बारे में बताया, उनकी एक तो क्या देखना है सिमेट्रिकल, दूसरा ओरिजिन शिफ्ट कैसे करा जाएगा उसके लिए क्या तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्या मान लिया, पहले विदाउट इसके ग्राफ ड्रॉ करा। अब रियलिटी में कौन सा फाइनल ग्राफ है, ये फाइनल ग्राफ है। यहाँ पर कौन सा है, ये फाइनल ग्राफ है। तो ये बच्चों कुछ पैराबोला के एग्जांपल्स थे। हालांकि जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराऊंगा या ग्राफ बनवाऊंगा तब आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन आपको रियलिटी क्या है वो समझ में आनी चाहिए। चलो इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पैराबोला ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया पैराबोला में। उसके लिए एक तरीका भी बता दिया कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक बात सुनो बड़े ध्यान से। बात क्या सुनिए आप लोगों को कि हमारे पास काइनेमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो जो ग्राफ बनते हैं वो किस किस के बीच के बनते हैं और क्या क्या वहाँ से हमें मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। और सारी चीज़ें क्योंकि आप लोगों ने 11th में डिराइव कर रखी है तो मैं हर किसी का डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करने वाला, लेकिन हर किसी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जरूर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ग्राफ पढ़ने हैं हमें, जो ग्राफ पढ़ना है, अब जो ग्राफ पढ़ना है वो कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं आपको, xt ग्राफ, फिर vt ग्राफ, फिर at ग्राफ, फिर v और x ग्राफ है ना। तो ये सब ग्राफ है हमारे पास। तो xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ, vx ग्राफ, ठीक है। अब ये तो ग्राफ हो गए हमारे पास जो हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। अब क्या होगा, अब जो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक टर्म होता है यहाँ पर स्लोप, स्लोप बराबर होगा tan थीटा, और एक टर्म होता है यहाँ पर एरिया। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है स्लोप और एक यहाँ पर है एरिया। तो हालांकि उसका डेरिवेशन हमने 11th में पढ़ रखा है बच्चों, तो मैं उस बारे में ना जाके आपको सीधा सीधा लिखाता हूँ कि क्या क्या किससे मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लो। तो xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, xt ग्राफ का जो स्लोप है आपको स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो ज्यादातर तो मैं बोल सकता हूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं मैं और अच्छा करके इसको, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड के बारे में बताएगा। चलो xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक बात याद रखनी है। दूसरी बात xt ग्राफ का एरिया, xt ग्राफ का एरिया क्या बताता है, कुछ नहीं बताता। xt ग्राफ के एरिया का आपको कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर xt ग्राफ है तो xt ग्राफ से केवल आपको एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है और वो इंफॉर्मेशन है स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं, सेकंड वाला। ये कौन सा था, फर्स्ट। इसको a लिख देता हूं, इसको b लिखता हूं। अब आते हैं vt ग्राफ पे। तो vt ग्राफ में स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ बराबर होता है एक्सेलरेशन और उसे लिखा जाता है dv/dt। एक्सेलरेशन बराबर कितना, dv/dt। मतलब जो हमारे पास स्लोप होगा vt ग्राफ का वो क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन। दूसरा एरिया ऑफ किसका, vt ग्राफ, vt ग्राफ का एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें बताता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, और लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ vdt, इंटीग्रेशन ऑफ vdt इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास dv/dt किस में है, डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, जब मल्टीप्लाई में है तो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। मतलब एरिया वाले में मल्टीप्लाई वाली चीज़ है और स्लोप वाले में डिवाइड वाली चीज़ है। बहुत तरीके से याद कराते हैं लोग आपको, और आपको आता भी होगा, लेकिन जितना मेरे को सिखाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एटी ग्राफ का स्लोप जर्क के बारे में बताता है। जर्क, अब जो ये जर्क क्या होता है, तो जर्क का मतलब होता है मतलब एक लार्ज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम में। जर्क का मतलब लार्ज फॉर इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो जर्क के बारे में बताता है एटी ग्राफ का स्लोप, जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी करते और जो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इस पर आते भी नहीं है, तो उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो दूसरा क्या है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताता है हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, चेंज इन वेलोसिटी। और इसको कैसे लिखा जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर ADT। v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर कितना, ADT। अब एक बात सोच के देखो, इस पहले वाले में, इस दूसरे वाले में और इस तीसरे वाले में कौन से ग्राफ से आपको दो चीजें मिल रही हैं। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा, अगर xt ग्राफ है तो केवल स्लोप काम का है उसका, अगर vt ग्राफ है तो उसका स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है। अगर AT ग्राफ है तो उसका एरिया स्लोप इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कौन ज़्यादा काम का है, उसका एरिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर v और x का जो ग्राफ है उससे हमें क्या मिल सकता है, स्लोप मिल जाएगा dv/dx। स्लोप क्या मिल जाएगा, dv/dx, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा, v इधर है, v इधर है, x इधर है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, dv/dx। तो उसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको इसको भी बताऊंगा कहाँ पर यूज होगा, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, छुड़वाना कुछ भी नहीं है मेरे को। तो ये पार्ट आप लिखें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्लोप के बारे में भी। तो स्लोप किस किस का क्या क्या बताएगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। आपके नोट्स में ये बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्या है, y और x, वाई एक्स कर्व कुछ मेरे को ऐसे दे रखा है, और ये जो वाई एक्स कर्व दे रखा है, यहाँ पर मैं दो फाइनाइट पॉइंट लेता हूँ जो कुछ दूरी पर है, एक तो ये और एक ये। अब ये जो फाइनाइट पॉइंट लिए मैंने, तो यहाँ पर ये कितना हो गया इसका x1 या x इनिशियल मान लो, और ये कितना हो गया यहाँ पर x2 मान लो इसको। यहाँ से यहाँ तक ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक ये x2 है। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो आप कुछ कितना y1, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं y2। अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास कराता हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड, सेकेंड या सेकेंड जैसे भी आप बोलते हैं। तो सेकंड का अगर मैं स्लोप निकालता हूं इसका, अगर मैं इसका क्या निकालता हूं, स्लोप, तो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पर इसको मिला लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वाई, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहां से हमें जो मिला यहाँ पर, तो स्लोप ऑफ सेकेंड बराबर क्या देता है हम लोगों को, रेट ऑफ एवरेज, या बोल सकता हूं एवरेज रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट के बारे में बताएगा। मतलब अगर यहां पर मैं बोलता हूं x है, यहां पर t है, तो कितना हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t हो जाएगा। तो सेकंड का स्लोप जो होता है हमारे पास, वो किसको बताता है, एवरेज रेट को बताता है। एवरेज केस में निकालते हैं, दो फाइनाइट पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो आपने काफी सुना होगा 11th में, और आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, ये x है, ये y है, ये कर्व बनाता हूं। मान लीजिए अब जो पॉइंट ले रहा हूं मैं बहुत ही क्लोज ले रहा हूं, इतना क्लोज ले रहा हूं कि इनफाइनाइटली स्मॉल है वो डिफरेंस जो इसका है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। मतलब जो दो पॉइंट लेने वाला हूं ये बहुत ही क्लोज है, इनफाइनाइटली क्लोज है। अब इन पॉइंट्स पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो वो कहलाता है क्या, टेंजेंट। टेंजेंट ये सेकंड होता है जो फाइनाइट पॉइंट से पास होता है, और ये टेंजेंट होता है जो बहुत इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट से पास होता है। अगर इसको 100 टाइम जूम करूंगा तो इसको ऐसे दिखने वाला है कुछ, ये आपको मैंने इसको सैमसंग के कैमरे से मान लो 100 टाइम जूम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत स्मॉल चेंज वाई में, ये बहुत स्मॉल चेंज एक्स में। तो यहां पर जो वर्ड आएगा, तो मैंने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या बताता है हमें, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या बताता है, एवरेज रेट। ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर जो ये जो पॉइंट्स होंगे ये बहुत ही क्लोज हो जाएंगे। कितना डिफरेंस होगा वो मैं आपको एक आइडिया देके बताता हूं। मान लो मैंने लिखा 2 है,
x इनिशियल कितना है 2 और x फाइनल लिखता हूं मैं 2.0000000000000000 और 0000 और ये 1। तो बताओ अब जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस बहुत छोटा हुआ कि बहुत बड़ा हुआ? तो यार आप लोग कह रहे हो ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, हमें तो इतनी बात पता ही है, ये तो बहुत ही स्मॉल है। तो वही बात है, यहाँ पर जो dx है ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है ये dx, और यहाँ पर ये फाइनाइट है, इसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। इसमें हमें कैलकुलेशन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि स्लोप हम दो चीज़ों की बात करते हैं, स्लोप किसका, सेकेंड का, स्लोप ऑफ किसका, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ सेकेंड बताता है जो फाइनाइट पॉइंट से बात जाता है एवरेज रेट, और इसको लिखा जाएगा बच्चों क्या, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। एक बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही आप आगे अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं किसके लिए, एरिया के लिए। वाई एक्स कर्व का जो एरिया होगा वो वाई इंटू में एक्स के बराबर हो जाएगा, उसको प्रूफ करा जा सकता है, और आपने 11th में कर भी रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जो काम की चीज़ है उसे जरूर नोट करें, ये वाला पार्ट लिखें। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आपको ये सिखाने वाला हूँ कि स्लोप कैसे चेक करते हैं, कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे। फोटोग्राफी, इमेजिनेशन करेंगे ग्राफ को देखकर। देखो कैसे ग्राफ से हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि भाई कैसे चेक करें कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। मान लो अभी भी मैं x और y ले रहा हूँ ताकि एक जनरल टर्म आपको समझा सकूँ। फिर तो आपको पता है ना, x की जगह t हो जाएगा, y की जगह कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं ऐसे करके, ये ग्राफ है। अब अगर ये ग्राफ है हमारे पास, तो अगर मैं पूछूँ स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो सारी बातें चालू करते हैं। चलिए अभी जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ और इसके साथ में बना देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंशिएट भी कर सकूँ, आपको सिखा भी सकूँ। ये ग्राफ थोड़ा ऐसे फ्लैट होके तब जाके उठाए, ये कुछ ऐसे करके तब जाके यहाँ पर उठाए। अब ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है उसके बारे में बात करता हूँ। इस वाले ग्राफ में हालांकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यहाँ पर इसका स्लोप कुछ है अभी, मतलब यहाँ पर इसका स्लोप, और इसमें देखो यहाँ पर ये फ्लैट है अभी, तो यहाँ पर इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा, स्लोप 0 होगा यहाँ पर। अब चलो अब बात करते हैं स्लोप को। ये तो आपको पता चल गया दोनों में डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा सा x की तरफ ही दब के चल रहा है, और ये कुछ ऐसे बढ़ा है और ये ऐसे बढ़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप याद रखना यहाँ पर स्लोप 0 है, यहाँ पर स्लोप कितना है, 0। चलो आगे बताऊँ। अब देखो स्लोप कैसे चेक करते हैं। किसी भी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारो और एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका एंगल देखो। हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल देखो। हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट, एंगल देखो। अब यहाँ पर अगर मैं 3 एंगल लेता हूँ, ये θ1, ये θ2 और ये θ3, तो अब एक तो ये देखें, अगर आपको साफ साफ यहाँ पर दिख ही रहा है ये वाला एंगल कम है, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते या ऐसे आपको दिक्कतें आती है, तो आप ऐसे इमेजिन करें और उस ग्राफ पर इमेजिन करें कि एक वो स्लोप जो बना हुआ है ना, उस पर मैं बैठ गया, मतलब मैं मतलब तुम, है ना। अब अगर तुम उस पर बैठ जाओगे तो ये देखो कि आप कहाँ पर ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं और कहाँ पर कम गिरने के चांसेस हैं। तो जहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्लोप भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर गिरने के चांसेस कम होंगे वहाँ पर स्लोप कम होगा। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कहाँ पर ज़्यादा स्लैंट है, यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे ज़्यादा स्लैंट कहाँ पर है। यहाँ पर बैठना मुश्किल है, यहाँ पर आसान है, थोड़ा कम स्लैंट है और यहाँ पर कम झुकाव है। तो आपको वैसे भी दिख रहा है एंगल से, और ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। धीरे धीरे आती है वो, ऑब्जर्वेशन से आता है, प्रैक्टिस से आती है वो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बैठना मुश्किल है, यहाँ पर बैठना थोड़ा आसान है, यहाँ बैठना बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कैसा है, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, एंड कैसा है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट देखो, ये एंगल देखो, अभी भी एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि लेस देन 90 एंगल, और इंक्रीजिंग है, ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो और सिखाता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ देखते हैं ना, चलो यहाँ देखते हैं, ये x है, ये y है, और ये ऐसे स्टार्ट हुआ कर्व है अभी भी। तो
तो अब मेरे को बताएंगे आप कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारें और एक टेंजेंट ड्रॉ करें और ये वाला एंगल देखें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मारें और टेंजेंट ड्रॉ करें और ये वाला एंगल देखें। तो अब मैं दो बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात यहाँ पर स्लोप से, अब ये देखो एंगल कितना है, मोर देन 90 है। एंगल कितना है, मोर देन 90। एंगल कितना है, मोर देन 90। तो स्लोप कैसा हुआ, सबसे पहला आंसर स्लोप है नेगेटिव। अब दूसरा आंसर कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इस पे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इस पे बढ़ते जाओगे, तो यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, यहाँ पर मुश्किल, यहाँ पर थोड़ा आसान, यहाँ पर आसान, यहाँ पर आसान। या दूसरे तरीके से देखें, आप अंदर वाले एंगल को चेक कर लें, ये अंदर वाला एंगल कम है, ये एंगल अंदर वाला ज़्यादा है। अंदर वाले एंगल से भी चेक करके बताया जा सकता है, लेकिन साइन आपको बाहर वाले से देखना है। तो स्लोप नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड आप अंदर के एंगल से भी देख सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आ जाता है धीरे धीरे। ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्लोप नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, नेगेटिव बट इंक्रीजिंग। चलो और देखते हैं। अब इसमें बताओ मेरे को, चलो यहाँ पर देखते हैं। ये मान लो x है, ये y है। अब मेरे को बताओ कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। चलो मैं इसको सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता हूँ a, b और c के लिए। अब मेरे को बताओ a से b तक क्या हो रहा है, b से c तक क्या हो रहा है। अगर आप ये से एनालाइज करना सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चंस में आसानी होगी बच्चों। ग्राफ ऐसा ही बच्चों का खेल नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मेरे को यहाँ पर स्लोप देखना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये वाला एंगल देखो। तो बताओ एंगल लेस देन 90 कि मोर देन 90, लेस देन 90। इसका मतलब a से b तक स्लोप तो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है। एक बात समझ में आ गई, स्लोप पॉजिटिव है। अब बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है। बताओ यहाँ पर बैठना आसान होगा, यहाँ पर बैठना आसान होगा, या यहाँ पर बैठना आसान होगा। तो आपका आंसर है यहाँ पर बैठना आसान है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आने पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल, यहाँ पर बैठना थोड़ा आसान, यहाँ पर बैठना और आसान। तो जहाँ पर बैठना आसान है वहाँ पर झुकाव कम है, वहाँ पर झुकाव कम है। जहाँ पर बैठना आसान वहाँ पर झुकाव कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम, और यहाँ पर स्लोप कम। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप यहाँ पर डिक्रीजिंग है तो ए पॉइंट के लिए अब कमेंट करो। चलो ए पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, एंगल देखो, तो इसका तो टेंजेंट ही कितना है, मतलब स्लोप कितना है इसका, स्लोप इज 0, स्लोप 0 है। अब बी से सी के लिए कमेंट करो, बी टू सी के लिए। बी टू सी के लिए क्या करना है, अब चेक कराता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट पास करो, एंगल नापो, कितना है, लेस देन 90 की मोर देन 90। तो यहाँ पर एंगल है मोर देन 90। अगर एंगल मोर देन 90 है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप है पहली बात। और बताओ यहाँ पर बैठना आसान है, यहाँ पर बैठना मुश्किल है, इस पॉइंट पे बैठना और मुश्किल, और इस पॉइंट पे बैठना और मुश्किल। मतलब ज़्यादा स्लेंट होता जा रहा है, ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है, तिरछापन ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब एंगल देखने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट देखो, टेंजेंट खींचो उसी पॉइंट से और ऐसे एंगल देख लो। हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, टेंजेंट खींचो और एंगल मेजर कर लो। ये तरीका होता है किसको देखने का, एंगल को। फिर कहाँ पर ज़्यादा झुकाव आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर स्लोप क्या था, कम था, इसका मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, नेगेटिव स्लोप बट इंक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप बट इंक्रीजिंग। तो ये मैंने कुछ आपको आइडिया दिया है यहाँ पर, कैसे आप एंगल देख सकते हैं, कैसे आप इसको सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बताना जरा, यहाँ पर ये x है, ये y है, और मैं आपको बोलता हूँ इसके लिए बताओ। चलो इसके लिए बताओ, तो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है और एक टेंजेंट खींचना है, ये एंगल देखना है। एंगल लेस देन 90 की मोर देन 90। और देखो इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करो, एक टेंजेंट पास करो, और ये एंगल देखो। तो एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90, मोर देन 90। तो इसका मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। अब मेरे को बताओ यहाँ पर बैठना आसान है, यहाँ पर बैठना आसान है कि यहाँ पर बैठना आसान है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर आसान है या मुश्किल है, यहाँ पर और मुश्किल है, यहाँ पर और स्लेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है। तो ये सारी कहानी होती है कि आपको रीड करना आना चाहिए, कैसे आपको स्लोप बनाना है, कैसे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, कौन सा एंगल लेना है, स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये सारी बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। एक बार में समझने में भाई साहब मेरे को भी नहीं आया था, मान लो जब मैं पढ़ा था मैंने उस टाइम पे मेरे को भी एक बार में समझ में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, पर एक आइडिया मिला,
वहाँ से मैंने सीखा, सीखने के बाद अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो चुकी हैं। ऐसे ही आप भी अगर सीखेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनको ट्राई करेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तब तक आप इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालाइजेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को एनालाइज करना है, और बोल सकता हूँ फोटोग्राफी ऑफ ग्राफ। ग्राफ की फोटोग्राफी करनी है, ग्राफ को एनालाइज करना है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, बहुत ही आसान होगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान लो ऐसे करके एक सिचुएशन डिस्क्राइब है, और ये t0 है, यहाँ पर टाइम कुछ t1 है, और यहाँ पर टाइम कितना है, t2 है। देन इसके बाद ये कहानी है। अब आपको इसके मोशन को डिस्क्राइब करना है कि भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पुरानी बातें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये तो देख लें कि ओरिजिन से जब इसने मतलब t बराबर 0 पर ये कुछ दूरी पर है, मतलब इसको x0 मानता हूँ, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, प्लस x0 पर है। अभी x0 पर है, कितने टाइम पर, t बराबर 0 पे। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम देखें इसको, तो इसका स्लोप यहाँ से यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ और ऐसे इसको चेक करता हूँ, अभी मैंने आपको इसीलिए पहले ये सिखाया था, ये एंगल लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप हुआ पॉजिटिव। और xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं चलता हूँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको बड़े ध्यान से मेरी बातें पुरानी वाली भी याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से अगर मैं हिसाब लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास इस तरफ जाने पर एंगल घटता जाएगा, इस तरफ। अगर एंगल घटता जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या होता है मेरे पास, xt ग्राफ का स्लोप होता है मेरे पास वेलोसिटी। तो वो पहले इधर चला, मतलब यहाँ से इधर चला, और यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका स्लोप कितना हो गया, 0, इसलिए वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। अब वेलोसिटी अगर 0 हो गई इस पॉइंट पे, कितने टाइम पर, t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब क्या हो रहा है, अब वो आ रहा है इस तरफ ग्राफ। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ और ऐसे करता हूँ। बताओ एंगल कितना है, मोर देन 90 डिग्री। अगर मोर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। और xt ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब बच्चों, अब ये इधर जा रहा है, इसका मतलब अब इसने यहाँ पर टर्न लिया और ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पर आ गया, अगर ये t2 टाइम पर, तो t2 टाइम पर ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा कितने टाइम पे, t2 टाइम पर। उसके बाद तो बस वो ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी मैंने फोटोग्राफी करके दिखाई है कि रियलिटी में इस ग्राफ से आपने क्या क्या सीखा। चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से 0 से t1 तक वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, इसका इस तरफ लग रहा है। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से अगर मैं देखूं कि इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ होगा। देन इसके बाद यहाँ तक इस पर एक्सेलरेशन लगता रहा। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई है, स्लोप इसका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर बैठना आसान है बच्चों, यहाँ पर मुश्किल है, और स्लैंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कैसे में, नेगेटिव स्लोप है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब वेलोसिटी इधर बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। वेलोसिटी तब डिक्रीज होती है जब वेलोसिटी के एक्सेलरेशन अपोजिट होता है। वेलोसिटी तब इंक्रीज होती है जब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है। देन इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव में, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा उस पर किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है पूरी जर्नी के दौरान। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्राफ का यही तो फायदा है बच्चों। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। हालांकि काफी बच्चे होंगे ऐसा जिनको बहुत टिफिकल लगने वाला है, लेकिन बच्चों जब आप एक चीज को पूरे प्रोसीजर से पढ़ेंगे ना, तभी क्लियर हो सकता है ये। अदरवाइज तो आपने अब तक जैसा पढ़ा है वैसा आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। चलो और बढ़ते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये t है और ये मेरे पास v है। मेरे तो कुछ भी पूछिए, मेरे को क्या दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो ये ग्राफ है मान लो, तो यहाँ पर कितना t1 है और यहाँ पर कितना है मान लो
t2 टाइम है, ये रहा कुछ सिचुएशन ऐसी है। तो अब देखना जरा मेरे को बताओ यहाँ पर तुम, अभी इसकी वेलोसिटी कैसी है, इस तरफ है नीचे, तो नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ये तो 100% कन्फर्म है। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो आप अगर ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ पर जाने पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब लेफ्ट की तरफ हुआ। अब लेकिन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो आप इसके हिसाब से बड़े ध्यान से देखें। अगर आप इसके हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से इस तरफ जाने पर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर आके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कितने टाइम पे, t1 टाइम पे। इसका मतलब वो ऐसे चल रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव में थी, आपको पता है डिक्रीज हो रही थी, और फिर यहाँ पर आके कितने टाइम पर, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं हमेशा कि कहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ग्राफ ऑब्जर्व करके, यही तरीका है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ के बाद अगर आप देखें तो ये जो एंगल है कितना है, एंगल कितना है, लेस देन 90, तो इसका मतलब स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है। बताओ यहाँ पर एंगल कितना है, लेस देन 90, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, इसके हिसाब से पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब राइट की तरफ। अब ये मुड़ के और ये इधर चला जाएगा ऐसे करके, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर रही, दोनों तरफ राइट की तरफ रही। इस वाले में एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट की तरफ, इस वाले में एक्सेलरेशन किधर है, राइट की तरफ। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं बताता हूँ, ग्राफ एक और पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सीखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्योंकि 12th पास आउट है, कई लोगों को डिफ़िकल्टीज भी हो रही हैं, पर भाई करने से ही होगा, धीरे धीरे आएगा ये सारी बातें। चलो इस बात को समझते हैं। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, अब इसकी सारी चीज़ें बताओ कि एक्सेलरेशन किधर है, वेलोसिटी क्या है, सारी फोटोग्राफी करनी है ग्राफ की सहायता से। वो तो तभी हो पाएगी जब आपको सारा बेसिक ज्ञान होगा, क्योंकि आप 11वीं के बच्चे नहीं हो। अगर 11वीं के होते तो मैं आपको बहुत ही बेसिक पार्ट कराता और बहुत ही बेसिक पे ही आपको अच्छा करता, लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो मैं यहाँ पर इतना रिस्क ले सकता हूँ अभी। चलो इतना देखें, क्या करना है, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए इस टाइम को कितना मान लेता हूँ मैं, t1, और इसको कितना मान लेता हूँ, t1 t2। कहाँ से स्टार्ट करा है इसने, ओरिजिन से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब t बराबर 0 है तो x बराबर कितना है, 0। अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, टेंजेंट, ये यहाँ पर और ये नेगेटिव। तो बताओ वेलोसिटी कैसी आएगी, एंगल कितना आ रहा है, मोर देन 90 डिग्री। क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, एंगल देख लो। एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री है, अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री है तो इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट की राइट, तो आंसर है लेफ्ट की तरफ चला, ये किस तरफ चला, लेफ्ट की तरफ। अच्छा अब देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर बैठना आसान होगा, यहाँ पर बैठना क्या होगा, आसान होगा, और इसका मतलब यहाँ पर बैठना आसान होगा। ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ तो उसका स्लोप कितना आएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ थी और वेलोसिटी धीरे धीरे घट के 0 हो गई, तो इसका मतलब ये यहाँ से चला नेगेटिव की तरफ, और घटते घटते यहाँ पर कितने टाइम पर, t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब चलो यहाँ पर चेक करते हैं, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, टेंजेंट खींचो, एंगल देखो कैसा है, लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई इसका मतलब यहाँ के बाद वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। बदलने के बाद फिर ये यहाँ पर इसकी x कितना हो गया, 0, मतलब कहाँ पर आ गया ये, ओरिजिन पे, और उसके बाद फिर इसका पॉजिटिव में बढ़ता गया, तो मतलब इधर ही बढ़ता जाएगा। चलो अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये t2 टाइम पे यहाँ पर आएगा ना, t2 टाइम पर। अच्छा अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है, नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये इसका ग्राफ है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर इस तरफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी कितनी है, 0, और इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 0, यहाँ से स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो एक्सेलरेशन किधर लगा, यहाँ पर राइट की तरफ। वेलोसिटी क्या हो रही है बता दिया,
कहाँ पर था, ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से। इसलिए तो आपको मैंने पूरा पार्ट पढ़ा है ग्राफ का, ताकि आप कोई भी ग्राफ को रीड कर पाए कि ग्राफ में एक्चुअली क्या कहानी चल रही है। जैसे मैंने इसमें रीड करना सिखाया, जैसे मैंने आपको इसमें रीड करना सिखाया, जैसे मैंने इसको इसमें रीड करना सिखाया। रीड करने का तरीका क्या है कि आप ये देखो कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, और आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको इसको नोट करना है। अब नए पार्ट पे आएंगे, थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि आप 12th पास आउट हो तो इतना रिस्क ले सकता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। इसको लिखें। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों, ग्राफ को एनालाइज करना। ग्राफ एनालाइज करना आपको आना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आप पूरा लेक्चर बड़े ध्यान से देखते हैं तो ग्राफ एनालाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जैसा मैं कर पा रहा हूँ वैसा आप भी कर पाएंगे, लेकिन आफ्टर पूरी नॉलेज होने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक क्या है हमारे पास, कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को और कुछ फेमस से ग्राफ आपको बनवा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ फ्री फॉल के लिए, अगर फ्री फॉल के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, कौन कौन से ग्राफ प्लॉट करने हैं मेरे को, तो मैं बताता हूं आपको। वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड, ऐसे तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, सीखना है तो वीडियो की लेंथ से क्या दिक्कत, ये डिस्टेंस टाइम। अब मान लो मेरे पास कंडीशन क्या है, एक ये यहाँ पर बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को आपने ड्रॉप करा तो यू कितना हो गया इसका 0, और यहाँ पर आपने ओरिजिन ले लिया। तो सोच के देखो, एक्सेलरेशन तो हमेशा किधर लग रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे। इसका मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ये बनेगा, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, -g। एक्सेलरेशन -g है। अभी वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर वेलोसिटी 0 है और नीचे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कैसे में, नेगेटिव में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा वो इसका ऐसे बनेगा, नीचे ऐसे करके, है ना। स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंक्रीजिंग है, लेकिन कैसा, नेगेटिव में। अच्छा, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनना है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसी को उल्टा कर दो ऐसे करके, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखें, जब मैंने इसको छोड़ा, छोड़ने पर वेलोसिटी कितनी, 0। देन इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है। तो ग्राफ आपको बता दूं कुछ ऐसे करके बनने वाला है। मैं चेक करा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि स्लैंट पार्ट बढ़ रहा है, ज़्यादा तिरछापन आ रहा है, लेकिन एंगल मोर देन 90, ये भी चेक करा दूँ, ये लो, एंगल मोर देन 90 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट, एंगल मेजर करो। अगर एंगल 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है हमारे पास वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव और इंक्रीजिंग है, वही तो बात चल रही है। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन हो और उससे डिस्टेंस टाइम बनाना है, तो उसकी मिरर इमेज बना दो। तो इसको उठा के ऊपर यहाँ बना दो, तो इसका मतलब समथिंग कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन ये यहाँ से क्यों यहाँ पर चिपकते हुए चल रहा है, बिकॉज यू कितना है, यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इसलिए इनिशियली इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाते हुए फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये डिस्टेंस टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन टाइम हो गया, ये स्पीड टाइम हो गया, और ये वेलोसिटी टाइम हो गया। ये ग्राफ है फ्री फॉल के लिए, बड़े ध्यान से देखें आप लोग। फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे ग्राफ बनाता हूँ, और ये सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। आज ही करना है, लेंथी वीडियो हो रही है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ देखना है यार। मैं रात में जाग के मेहनत कर रहा हूँ केवल इसलिए ताकि आप लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचा सकूँ। प्लीज़ इसको लिखें। तो चलिए बच्चों, आगे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकंड ग्राफ किसके लिए, वो देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से मैंने इसको ओरिजिन मान लिया बच्चों। यहाँ से कुछ रफ्तार से, यू रफ्तार से एक बॉडी को फेंका, और ये यहाँ से यहाँ पर आती है। अब वही दोबारा से इसके ग्राफ सारे प्लॉट करते हैं। तो
ये कुछ ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे हम लोग, तो देखते हैं किस किस के बीच में। अब समझो, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तीसरा ग्राफ, ये टाइम है, यहाँ पर स्पीड है। फिर ये टाइम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ऐसे करके कुछ ग्राफ है। बच्चों एक बात बताओ, अब ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। ये 5 ग्राफ बनाने, सारे ग्राफ बनवा दे रहा हूँ एक साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट की सहायता से आप ग्राफ की प्रॉब्लम जो है ना और भी आसान हो जाएगी। चलो ये बताओ, यहाँ पर ओरिजिन से फेंका, रफ्तार धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रफ्तार धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है अभी, लेकिन पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में आ गई और बढ़ते 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 यहाँ तक बहुत तेज हो जाएगी। चलो एक्सेलरेशन लेकिन कैसा रहा, हमेशा जब ऊपर जा रहा था तब भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था, और जब नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे। इसलिए एक्सेलरेशन तो हमेशा यहाँ बना, इसका -g बना। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम की बात करें तो यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी, धीरे धीरे डिक्रीज हुई, लेकिन है पॉजिटिव में। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी, धीरे धीरे डिक्रीज हुई, और इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। देन इसके बाद फिर इंक्रीज हुई और कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। स्लोप सेम रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही लग रहा है। चलो देख रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड धीरे धीरे क्या हुई इसकी, डिक्रीज हुई यहाँ पर। लेकिन ये वेलोसिटी तो नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन स्पीड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे करके, है ना। ये वाले को थोड़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये सेम हो जाएगी, उसके बाद भी तो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा बनाया हुआ है मैंने। क्लियर है क्या मेरी बात। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाना है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देनी है ऐसे करके। चलो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम पे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इसका पहले बढ़ा, फिर यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। फिर बढ़ता गया नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है बताओ, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। अब देखो जरा बड़े ध्यान से, अगर इसका मेरे को यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्लोप देखो, ये और ये कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, ये कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो क्या करना है, जहाँ से आपके पास नेगेटिव हो रहा है इसको मिरर इमेज बना दो कुछ ऐसे करके, तो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे करके। किसका, इसकी यहाँ से मिरर इमेज बना दी मैंने, ये वाला पार्ट इसको उठाना है और ऊपर करके दिखा देना है ऐसे करके। तो ये इसका कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ हो गया इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से नेगेटिव स्लोप है इसका पूरा, ये इसको उठाना है और मिरर इमेज बना दी है। जैसे यहाँ पर मैं अगर इसी में करके दिखाऊं कुछ ऐसे करके, ऐसे करके ये बन जाएगा इसका। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर है क्या। तो ये ग्राफ भी हमें समझ में आ गया कि अगर किसी बॉडी को कुछ हाइट से ऊपर फेंका जाता है तो हम ऐसे ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको नोट करें, फिर हम आगे बताता हूं मैं आपको एक ग्राफ और। तो बच्चों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक और ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं आपको, थर्ड वाला। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका u रफ्तार से, और फिर ये उसी पाथ पर वापस आएगा यहाँ पर। अब इसका अगेन वही चीज दोबारा से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन। ये अपना मान लो कौन सा बना दूं, वेलोसिटी टाइम बना देते हैं, वेलोसिटी टाइम कर लो यहाँ पर। ये अपना स्पीड टाइम कर लो, ये टाइम, और ये क्या है यहाँ पर स्पीड। ये अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बना देता हूँ। ये इसका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वही 5 ग्राफ दोबारा दोहराने हैं मेरे को सारे के सारे, ये कहानी है। अब बताओ, जब ये ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और जब नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे। मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ नीचे ही बनने वाला है। और कितना, -g। चलो व्हाट अबाउट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ से बढ़ती घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, घटती जाएगी, यहाँ पर 0 होगी, फिर उसके बाद वही। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक बात तो पक्का है, जितना टाइम ये है उतना ही टाइम ये रहेगा। मतलब ये वाला टाइम बराबर ये वाला टाइम, है ना।
और वहां पर अलग था जब वो कहाँ से बिल्डिंग के ऊपर से फेंका था, नीचे जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना वहाँ पर, इसीलिए। अब बताओ इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ये स्पीड है v लिखा है, तो इसका स्पीड पहले डिक्रीज हुई फिर स्पीड इंक्रीज हुई और यहीं तक जाना है इस ग्राफ को, है ना, दोनों टाइम सेम रखने हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ओरिजिन माना है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है इस बार डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है इसका, ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, यहाँ पर स्लोप 0 है ना इसका, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ से अगर मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो जहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, नेगेटिव, वहीं से आप इसकी मिरर इमेज बना देंगे कुछ बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक टाइम जितना भी टी होगा उसका ये डबल टी हो जाएगा, आपको पता ही है। तो ये टी है तो ये 2t है, ये टी है तो ये 2t है, वही बात समझे, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे आने में। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, पांचों ग्राफ अभी भी मैंने आपको बताए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट बनाने वाला हूँ ग्राफ के लिए, और आपको उससे सारे ग्राफ ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम और लूँगा, उसके बाद ग्राफ वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको लिखें, तो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास ये सिचुएशन है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये xt ग्राफ है, ये दे रखा है मेरे को, ठीक है। दूसरा ये मेरे पास t है, ये x है, ये मेरे को ये ग्राफ दे रखा है। एक और बनाता हूँ यहाँ पर, लेकिन हालांकि बनाने तो मेरे को और हैं, पर उसके लिए जगह ढूंढ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास कितना है t, ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर बना देते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास अगेन ये t है, ये यहाँ पर x है, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सारा बात हो गई हमारे पास। अब आ जाते हैं, अब इसका xt ग्राफ ऐसा है तो इसका vt ग्राफ कैसा बनेगा ये बताना है, और at ग्राफ कैसा बनेगा ये बताना है। हर एक में यही क्वेश्चन है मेरा कि एक्सेलरेशन टाइम और vt ग्राफ बनाओ इसका, और जरा सोच समझ के। तो बताओ यहाँ पर ये किस में है, रेस्ट में, x तो चेंज हो ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कितना होगा इसकी 0। भाई अगर ये रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, तो कोई ग्राफ नहीं, एक्सेलरेशन भी 0, अगर ये सिचुएशन है तो। क्लियर है क्या मेरी बात। तो अगर हमारे पास xt ग्राफ ऐसा है तो vt ग्राफ वेलोसिटी 0, v 0 है यहाँ पर, और a भी 0 है। अब xt ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, xt ग्राफ अगर कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो vt कैसा बनेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, तो vt ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं बनाएंगे, मतलब क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर कांस्टेंट। xt ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कर्व यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नहीं बनाएंगे। अब बताओ यहाँ पर स्लोप कैसा है इसका पॉजिटिव, और क्या हो रहा है इंक्रीजिंग स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, तो ये v और ये t, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन लिखा जाएगा ऐसे। एक्सेलरेशन कैसा हो गया, लग रहा है इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वेलोसिटी तो कैसी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चलो इसके लिए देखते हैं जरा, यहां पर बताओ एंगल मोर देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। तो इस वाले का, फोर्थ वाले का, ये थर्ड वाले का, अब ये आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, भाई मेरा काम था पढ़ाना, तो मैं अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा, इसको बार बार समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता बच्चों। vt और ये क्या इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये t और ये a। अब एक बात बताओ यहाँ पर, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है लेकिन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये -a बन जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा।
ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्स टी ग्राफ ऐसे है तो वी टी ग्राफ कुछ नहीं, ए टी ग्राफ कुछ नहीं। अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वी टी ग्राफ पैरेलल बना और एक्सेलरेशन कुछ नहीं। अगर ये ऐसे है मेरे पास एक्स टी ग्राफ, याद रखना पड़ेगा आपको, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ए टी ग्राफ ऐसे है। अगर ये नीचे की तरफ है तो हमारे पास वी टी ग्राफ नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जिसमें मैंने आपको एक्स टी को वी टी ए टी बनाया, एक्स टी से वी टी ए टी बनाया, एक्स टी से वी टी ए टी बनाया, और ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी अब, ठीक है ना। तो इस पार्ट को बहुत ढंग से उतारे, नंबरिंग करके उतारे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उतारे, क्योंकि यही आपके अब काम आने वाला है अगले क्वेश्चंस में। तो इसको पहले नोट करें आप लोग। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको एक यहाँ पर जो चार्ट बनवाया था उस चार्ट को आपने बना लिया होगा। अब उसको सामने रखो और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अगर वी टी ग्राफ ऐसा है तो इसका एक्स टी ग्राफ बनाना है आपको और ए टी ग्राफ बनाना है, और अगर वी टी ग्राफ ऐसा है तो इसका एक्स टी ग्राफ और ए टी ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपको जो ग्राफ बनाना है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए ही बनाना है। तो ये आपका काम है कि आप लोगों को, एक तो मैं यहाँ से बता दूँ, ये टाइम t1 है, ये टाइम है t2 एंड दिस इज t3, है ना। और ये टाइम है यहाँ पर t1, ये टाइम है t2 एंड दिस इज योर टाइम t3। अब ये सब आपको दे रखा है यहाँ पर सिचुएशन। आपको मैंने एक वहाँ पर यंत्र टाइप का बनवाया जिस यंत्र की सहायता से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन से वी टी ग्राफ से एक्स टी और ए टी ग्राफ बनाना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करें। अगले लेक्चर में और दोबारा से ग्राफ के बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। और बच्चों मैं आपको फिर लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, पूरा लेक्चर देखो, अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं, सारे सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं, तब आपका बेनिफिट है, तब आप सीख पाओगे। अदरवाइज अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। और बाकी मेरा काम है, क्योंकि यार मैं वीडियो बनाने की मैंने सोच रखी है कि मैं पूरा 11th का पार्ट बनाना है मेरे को, तो मैं तो बनाऊंगा कि आप लोग पढ़ो या मत पढ़ो, है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।